हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एससी वर्मा के भी चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो उन क्वेश्चन के सारे सोल्यूशन के लिंक भी आपको नीचे यहीं पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर एट ईच कोलिजन विथ द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन t = 0 टू t = 12 सेकंड। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बॉल को ड्रॉप किया जाता है, मतलब उसका इनिशियल स्पीड 0 है, 90 मीटर की हाइट से। ये आपका ग्राउंड हो गया, आप देख सकते हैं 90 मीटर की हाइट से उसको ड्रॉप किया जाता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, उसका स्पीड जो है टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, फाइनली वो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। वन थिंग। सेकेंड थिंग जो यहाँ पर दिया हुआ है कि जब भी ऑब्वियस है, जब इसको हम जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे की ओर आना शुरू होगा, इसका स्पीड बढ़ते चला जाएगा। क्यों इसका स्पीड बढ़ते चला जाएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो कि कंटिन्यूअसली नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, इसके चलते इसका स्पीड बढ़ते जाएगा एंड विद सम स्पीड, ये कुछ स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर एक चीज और भी दिया गया है कि जब भी ये फिर रिबाउंड होता है ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद, फिर जब ये रिबाउंड ऊपर की ओर जब जाता है तो इसका स्पीड जो है 1/10 घट जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसका स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियस है, जो भी डिफरेंट यहाँ पर जो पैरामीटर्स है कि इसको यहाँ से आने यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, इसको हम t1 से शो कर रहे हैं, इसका वैल्यू निकालना होगा। कितना मान लिया v1 स्पीड से स्ट्राइक किया तो v1 का वैल्यू निकालना होगा, फिर v2 का वैल्यू निकालना होगा, फिर इसको ऊपर जाने में मान लिया t2 टाइम लगा तो t2 का वैल्यू निकालना होगा। एक एक करके बहुत ही आसान है, सिंपल बेसिक इक्वेशन का यूज करके सारा यहाँ पर वैल्यू हम लोग निकालें। एक एक करके देखते हैं। स्टूडेंट पहला, अगर t1 की बात करें कि यहाँ से इसको यहाँ तक आने में 90 मीटर हाइट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, तो आप समझ सकते हैं h = ut + ½ gt²। से इनिशियल स्पीड 0 है, टाइम इसको t1 लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में t1 टाइम लगा है, हाफ g का वैल्यू 10 लिया है इंटू t1²। यहाँ से स्टूडेंट t1 का वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू आता है 4.24 सेकेंड। क्लियर है? मतलब इसका इसका शुरू में स्पीड जो है 0 है और फाइनली इसका स्पीड बढ़ते बढ़ते ये v1 स्पीड से स्ट्राइक किया और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 4.24 सेकेंड टाइम लगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्राफ यहाँ पे शुरू में इसका स्पीड जो है यहाँ पर, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से इसका ग्राफ शुरू होगा। शुरू में जब टाइम 0 है, मतलब इनिशियली इसका स्पीड क्या है, 0 है, ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और इसका स्पीड जो है बढ़ते गया। कब तक स्पीड बढ़ा है? 4.24 सेकेंड तक। 4.24 सेकेंड तक इसका स्पीड जो है बढ़ते गया है। ठीक है, चलिए। और ये इसका स्पीड, ये कितना स्पीड से इसको स्ट्राइक किया, ये v1 का वैल्यू स्टूडेंट हम लोग निकाल सकते हैं। इनिशियल स्पीड पता है, हाइट पता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं v² = u² + 2gh। क्लियर है? इनिशियल स्पीड 0 है, 2g वैल्यू 10, h का वैल्यू 90 मीटर ट्रैवल करने के बाद इसका स्पीड v1 हुआ है। यहाँ से v1 का वैल्यू स्टूडेंट आ जाता है 30√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में इसका स्पीड बढ़ते गया, ड्रॉप के शुरू में स्पीड बढ़ते कितना स्पीड से स्ट्राइक किया ग्राउंड को, 30√2 v1, मतलब ये इसका यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 30√2 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड एक्सिस हो गया। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, ये फिर अब 30 स्पीड से फिर से ये रिबाउंड करेगा। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो स्पीड से रिबाउंड करेगा वो पहले वाले का 1/10 वो माइनस हो जाता है। मतलब v2 जो दूसरा स्पीड है, जिस स्पीड से अब ये फिर से रिबाउंड करके ऊपर जाना शुरू किया, ये क्या होगा, v1 जो पहले वाला स्पीड है उसमें से उसका 10% या फिर कहें कि उसका 1/10 जो है वो माइनस हो जाएगा, जैसे भी आप समझे। क्लियर है? यहाँ से इसका वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, चूंकि v1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, v2 में इसका जब वैल्यू पुट करते हैं तो v2 का वैल्यू आता है 27√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? मतलब कि इंस्टेंटली विद इन नो टाइम आप कह सकते हैं कि जैसे ही ये 30√2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसको स्ट्राइक किया, इमीडिएट इसका स्पीड घटा और ये कितना स्पीड से जाना शुरू किया, बहुत तेज से इसका स्पीड घटा और कितना स्पीड से ऊपर की ओर जाना शुरू किया, 27√2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ इसका लाइक दिस, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ये v1 स्पीड से स्ट्राइक किया था 30√2 मीटर पर सेकेंड और इसके बाद इसका स्पीड इंस्टेंटली एकदम तेजी से डिक्रीज हुआ और इसका स्पीड कितना हो गया, 27√2 v2।
क्लियर है? चलिए वहां तक हम लोग ग्राफ देख लिए। अब ये v2 स्पीड से फिर ये ऑब्वियस ऊपर की ओर जाना शुरू किया, इसका मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 हो जाएगा, हम लोगों को पता है। तो क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक फिर अगर जाने में t2 टाइम लगा, देखिए तो यहाँ के लिए भी क्या है, अब ये अगर v2 स्पीड से इसको फेंके हैं किसी बॉडी को तो इसको t2 टाइम लगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में, इसको हम कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, ऊपर जाने में जो टाइम लगता है जितना स्पीड से फेंके हैं डिवाइडेड बाई g। क्लियर है? टाइम ऑफ एसेंट ये होता है, ये फॉर्मूला होता है टी v2/g। आप इसको डायरेक्ट इनफैक्ट आप इसको बहुत आसानी से इसको ये ड्राइव भी कर सकते हैं भाई। फाइनल स्पीड 0 है तो v u - gt से इनफैक्ट आपको फिर से यही रिलेशन आएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v2 है, g इंटू t2, तो t2 आपका इतना फिर यहाँ से आ जाएगा, जैसे भी समझिए। तो टाइम ऑफ एसेंट तो यहाँ पर क्या है, इसको जाने में कितना टाइम लगा, v2/g, इसको कैलकुलेट करेंगे तो टाइम ऑफ एसेंट इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। टाइम ऑफ एसेंट आपको मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में फिर टाइम लगा 3.82 सेकेंड। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक जाने में 3.82 सेकेंड लगा, समझिएगा स्टूडेंट। तो फाइनली मोशन ये जो यहाँ से टाइम t=0 यहाँ से मोशन शुरू हुआ, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में t1 टाइम लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक स्पीड जो इसका फिर हुआ, फिर स्पीड घटते घटते इसको फाइनली t2 टाइम लगा। तो टोटल टाइम कितना लग गया, t1 + t2 का वैल्यू स्टूडेंट आ गया 8.06 सेकेंड। मतलब कि इसका स्पीड जो अचानक घटा v2 हुआ, उसके बाद उसका स्पीड यूनिफॉर्मली घटना शुरू हुआ, स्पीड घटना शुरू हुआ। जी नीचे की ओर लग रहा है, स्पीड ऊपर की ओर जा रहा है, स्पीड घटते गया, मैक्सिमम हाइट पे इसका स्पीड फिर से 0 हो गया, स्पीड इसका 0 हो गया। और उस समय तक टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम ध्यान दीजिएगा, टाइम यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं तो टोटल टाइम कितना लग गया, t1 + t2 दैट इज 8.06 सेकेंड। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक। अगेन इनफैक्ट अब आगे कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, टाइम ऑफ एसेंट जितना होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। जितना टाइम लगा इसको यहाँ से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने में, उतना ही टाइम इसको फिर से लगेगा वापस मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई t3 का जो वैल्यू होगा दिस विल बिकम इक्वल टू t2 के बराबर होगा, जिसको हम टाइम ऑफ डिसेंट भी कहते हैं, जो कि टाइम ऑफ एसेंट के बराबर होगा, जिसका वैल्यू मतलब t2 का भी वैल्यू हो जाएगा 3.82 सेकेंड। मतलब कि अब अगर टोटल टाइम ऐड कर दें, यहाँ से यहाँ तक आया t1 फिर गया t2 फिर गया t3, उस समय तक इसका स्पीड हो गया v3। वन थिंग साथ ही साथ स्टूडेंट की जितना स्पीड से आप इसको फेंकें, जितना स्पीड से आप बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, वर्टिकल मोशन ग्रेविटी की बात हो रही है, जितना स्पीड से आप प्रोजेक्ट करते हो उतना ही स्पीड से वो वापस वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। क्लियर है? ये सब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, आप समझ भी सकते हैं, बहुत आसान है भाई कि जितना स्पीड से फेंके हैं इसको कौन डिक्रीज कर रहा है, घटते घटते ये 0 कैसे होता है, क्योंकि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर/सेकेंड², मतलब हर सेकेंड इसका स्पीड जो है 10 मीटर/सेकेंड घटते सो दैट मैक्सिमम हाइट पे इसका स्पीड 0 हो जाता है घटते घटते। और अगेन जब यहाँ पे फिर 0 हुआ और यहाँ से फिर उसी रेट से इसका स्पीड फिर से बढ़ना शुरू होता है, मतलब उसी रेट से कहने का मतलब हर सेकेंड जी का वैल्यू 10 मीटर/सेकेंड², मतलब मीटर/सेकेंड इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर/सेकेंड। इसका कहने का मतलब हर सेकेंड इसका स्पीड जो है वापस नीचे आने के क्रम में हर सेकेंड इसका स्पीड 10 मीटर/सेकेंड उसी रेट से फिर से बढ़ना शुरू करेगा। तो ऑब्वियस है फिर से सेम हाइट कवर करने का इसका स्पीड फिर उतना ही हो जाएगा जितना स्पीड से आपने इसको फेंका था। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि v3 का जो वैल्यू होगा वो v2 के बराबर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये v3 का वैल्यू v2 के बराबर होगा और टोटल जो टाइम लग जाएगा फिर t3 इसमें ऐड करेंगे t1 + t2 + t3, इसका वैल्यू आ जाएगा 11.88 सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं कि फाइनली ये 8.0 सेकेंड कौन सा टाइम था, t1 + t2 ये यहाँ तक आने में, और फिर उसके बाद वापस इसको नीचे जो v3 जो टाइम आया जो कि फिर से उतना ही, यहाँ के बाद इसका स्पीड फिर से बढ़ना शुरू हुआ, ये पोर्शन है, यहाँ से स्पीड बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते इसका स्पीड फिर v3 हो गया v2 के बराबर इसका स्पीड हो गया। ठीक है? और उस समय तक टाइम इसको कितना लगा 11.88 सेकेंड, टोटल टाइम 11.88 सेकेंड। और ऑब्वियसली अगेन क्वेश्चन के हिसाब से इसका स्पीड फिर से 1/10 अचानक फिर घटेगा। इनफैक्ट स्टूडेंट हम लोगों को निकालना था सिर्फ 12 सेकेंड तक का मोशन का ग्राफ ड्रॉ करना था, तो ऑलमोस्ट ये 12 सेकेंड तक में आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह का ग्राफ का नेचर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो कोई कंफ्यूजन आई होप कि नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।